चलो तो पीछे की क्लास में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़िए थे और प्रतिबिंब के हम लोग दोनों देखिए थे, आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और क्या क्या कहानी था सर, इस सारी चीजों के बारे में पढ़िए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और दर्पण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में, समतल दर्पण में हाँ प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण हम लोग यदि बनाए यहां पर चलो हम समतल दर्पण बनाते हैं। देखिए समतल दर्पण हो गया हमारा, ठीक है, समतल दर्पण। यहां पर ही हम आई थिंक कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यहां पर इसे ये रे ऑफ लाइट इससे होकर जाएगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और क्योंकि ये ऐसे गया है, यहां पर सीधा गया है, मिरर पर परपेंडिकुलर पड़ा है तो ये परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी ये हमारा हो गया आपतित, आपतित, तो ये हो जाएगा परावर्तित, ये क्या हो जाएगा परावर्तित, आएगा परावर्तित हो जाएगा। बातें समझ में आ गया? अब यहां पर ही हम लोग देखें कि एगो चाहिए सर, एगो रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे गया, इससे होकर थोड़ा सा गया, ऐसे गया, ठीक है, तो हम कहीं इसका बताएं भी थे आप लोग को कि ऐसे लौट जाएगा, है ना, सेम एंगल बनाकर यहाँ पर लौट जाएगा, हाँ यहाँ पर ही सेम एंगल बनाकर लौट जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये एंगल बनाएगा इसको हम लोग कहते हैं आई और ये बनाएगा इसको कहते हैं आर, एंगल आपतित, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। अब यहाँ पर ही देखेंगे तो यहाँ पर यदि कोई बड़ा सा, जैसे कि यहाँ पर ही है चलो, ठीक है, यहाँ पर ही कोई ऑब्जर्वर लगा हुआ है, हम कल इसको आपको ऑब्जर्वर समझाए थे, एक बड़ा सा आंख बना के, है ना, एक बड़ा सा आंख बना के हम आप लोग को बताए थे कि ये जो है यहाँ पर ही कोई ऑब्जर्वर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक, यहाँ पर ही जो ऑब्जर्वर लगा हुआ है, ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इसके आंखों के अनुसार लाइट यहाँ पर ही बनता हुआ दिखाई देगा, देखो इसको लगेगा, इससे यदि देखा जाए तो ये यहाँ पर ही, यानी कि हम लोग को दर्पण से ये जो आंख ना भी बनाए तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि सर दर्पण से परावर्तन के बाद ऑब्जेक्ट कहीं पर तो वास्तव में मिलेगा नहीं, काहे कि ये ऐसे सीधा चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो मिलेगा तो नहीं, बट कहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, हाँ वो तो अलग बात है। हम प्रतिबिंब की परिभाषा से भी चाहिए कि दर्पण से जब प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो यहां से देखने पर लगेगा कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ रहे हो बात। तो यहां पर ये आभासी प्रतिबिंब, ये कैसा, देखो यहां पर ये हमारा यदि वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, अरे समझ में आया, इसका प्रतिबिंब यहां पर ही बनेगा। अब बताओ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक, क्योंकि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? इसको हम मान रख देते हैं ए, इसको ओ, इसको बी, इसको सी, इसको बस इतना ही नाम रखते हैं, ठीक है, ये नाम रख दिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको, ठीक है। अब यहां पर एक चीज तुम याद रखना बाबू कि सर ए सी है, ए सी जो बराबर होगा बी सी के, ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, ए सी और बी सी बराबर होगा, हाँ होगा श्योर, हाँ। तो हम लोग देखो, हम लोग जब आईना में अपना शकल देखते हैं तो हम लोग जितना आईना से दूर जाते हैं उसका प्रतिबिंब आईना में उतना ही अंदर जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, तुम जितना उसके पास जाओगे वो भी तुम्हारे पास जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ऐसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इसको हम नहीं, आईना के अनुसार छोटा नहीं बनता है, आईना के अनुसार तुम्हारा प्रतिबिंब सेम बनेगा, तुम आईना के एकदम पास रहो, तुम आईना से दूर जाओगे तो आईना के बिजुन से कोई तुमको दिखेगा तो छोटे ना दिखोगे, समझ रहे हो।
अरे यार तुम जितना दूर जा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट से उतना तुम्हारा इमेज छोटे ना बनेगा। तब अब जैसे फॉर एग्जांपल हम तुम लोग को बहुत ऊंचे भवन से देख रहे हैं, ठीक है। अब एफी टावर से तुमको देखे तो तुम नीचे एकदम छोटे सा दिखाई दोगे कि नहीं दिखाई दोगे? दिखाई दोगे ना। क्या कारण है? क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना, तो हम लोग दूर होते हैं तो हम लोग जब दूर से वहां से छोटे हो जाते हैं तो इमेज भी छोटा बनता है। क्या यही बात सही नहीं है? देखो तुम्हें को बता दें एक छोटा सा एग्जाम्पल। छोटा बनने का कारण ये है कि जितना हम लोग दूर जाते हैं हम लोग का जो नेत्र है उतना ही इमेज को, जब मानव नेत्र पढ़ोगे ना जी उसमें पढ़ोगे कि जितना हम लोग दूर जाते हैं उतना ही सराउंडिंग, हमारा नेत्र है जो सराउंडिंग को भी तो येता है। आज तुम जितना नजदीक आते हो उतना तुम्हारे सराउंडिंग क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। तो खाली तुम ही को देखता है तो बड़ा का इमेज बनाता है, और जब सराउंडिंग को देखता है तो खाली कम इमेज। क्या वास्तव में आईना में वो सब कुछ नहीं होता है। हम लोग जब दूर होकर आईना वाले इमेज को देखते हैं तो हम लोग आंखों से ही ना दिखता है, तो इसी कारण से वो ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दो। तो ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया, वास्तविक। अब हम इसके बारे में जरा जाने कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। यानी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहला हमको समझ में आया एक दो चीज, किस आभासी प्रतिबिंब बनता है सर, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, है कि नहीं? प्रतिबिंब बनते हैं। चलो ठीक है, ये भी लिखते हैं। दूसरा, दर्पण के पीछे बनता है। देखो, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और अंदर हो जाए पीछे हो जाए, बात एक है। अब हम लोग आए यहाँ पर कि दर्पण में तुम अंदर तो पीछे ही ना जाओगे, ये मतलब पीछे मतलब अंदर ना जाओगे। और अरे पीछे, ओहो छोड़ो यार, दर्पण के अंदर बनता है। अच्छा चल ठीक ठीक ठीक, दर्पण के जैसे जे जाएंगे मुझे समझना है, लिखो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है, वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर अंदर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, या ऐसे वो जो यह प्रतिबिंब सीधा होता है, यह प्रतिबिंब सीधा तथा समान आकार का होता है, समान आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? समान आकार का होता है। फिर हम लोग बात करें कि सर यह प्रतिबिंब सीधा तथा समान आकार का होता है। ठीक है, और एक चीज बात यहां पर यदि गौर करिएगा तो आप लोग समझिएगा कि ये प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ये हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। या एक मिनट बाबू, पार्श्व रूप से उल्टा होता है, उल्टा होता है। देखो, यह पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब, जैसे कि ऐसे आर लिखा हुआ है तो आपको ऐसे आर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आर दिखाई पड़ेगा। ऐसे आर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम स्ट्रेट लिख के देखते हैं। देखो,
ठीक है। ये ऐसा आर है, तो यहाँ पर यदि तुम इसका दर्पण रख देते हो, मिरर रख देते हो, तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि दायां वाला भाग बायां हो जाता है और बायां वाला भाग दायां हो जाता है। यदि कोई नाक वगैरह में पहने हुए कुछ रहता है, बिछिया उछिया ये सब, या कान वगैरह में पहने हुए हो, तो पहनोगे इस साइड में तो दिखेगा वो साइड में, पार्श्व रूप से उल्टा हो जाता है, क्योंकि इमेज को बाइसेक्ट करके उसका इमेज बनाता है ना। जब जैसे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बनाता है, तो इस वाला पार्ट इस तरफ हो जाता है। दिस इसका भी सर जो ऑब्जेक्ट सीधा रखा हो उसका उल्टा हाँ चलिए यहाँ देखो, तो ये पार्श्व रूप से क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये आपके गुण होते हैं, यानी कि प्रकृति होती है। किसका होता है बाबू? ये प्रकृति किसका होता है? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्या क्या होती है? सबसे पहले ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, दर्पण के अंदर बनाते हैं, और वस्तु जितना दर्पण से आगे होता है उतना ही प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दूर पर बनता है। और ये प्रतिबिंब है जो समान आकार का बनता है और सीधा बनता है, लेकिन ये पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाता है। मेरे हिसाब से आप सभी को ये बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? तो इसको नोट करिएगा। इसके बाद आगे हम आते हैं अब कि सर हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, ठीक है। हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़िए। देखिए, प्रकाश परावर्तन वगैरह सब कुछ पढ़िए, समतल दर्पण के बारे में पूरा कहानी पढ़िए। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? वैसा दर्पण जो किसी गोये का भाग हो, वैसा जो किसी गोये का भाग हो, जो किसी गोये का भाग हो। हाँ, हम एक बार डिफिनेशन इसका लिखवाए होंगे, बस डिफिनेशन। जो किसी गोये का भाग, ऐसे लिख दो, जो किसी गोये का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, और यहां पर एक चीज याद रखिएगा, गोलीय दर्पण मतलब समझ गए ना, जो किसी गोये का क्या होता है, भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, हाँ, गोलीय दर्पण से जैसे कि हम लोग का इमेज पता चलेगा, पता लगेगा इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, हम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे ये किसी गोया है, मानियो ये कोई गोया है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसको यदि देखिएगा आप, तो इसका दो प्रकार का ऑब्जेक्ट बना है ना, दो प्रकार का बना, एक बना ऐसा और एक बना ऐसा, है कि नहीं? ठीक है, एक ऐसा बना, ऐसा बना। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सर इसका इधर वाला भाग कलर कर दिए हम लोग, इसका इधर वाला भाग कलर कर दिए कि नहीं कर दिए? तो एक ही गोया से दो अलग अलग प्रकार के दर्पण बन गए कि नहीं बन गए? दोनों गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण। देखो, ये भाग रंगा हुआ था, इससे लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा, और इसमें ये भाग रंगा हुआ था, इससे लाइट को परावर्तित करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है? तो एक ही गोया से दो प्रकार के दर्पण का निर्माण हो गया, यानी गोलीय दर्पण। यहां से हमको समझ में आया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहा जाता है अवतल दर्पण, और दूसरा को कहा जाता है उत्तल दर्पण। नहीं, ये इंसान में पढ़ना है। हाँ, क्या इसका तो होता है, इसका होता है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का स्फेरिकल मिरर, और इसका होता है कॉनकेव, हाँ, कॉनकेव मिरर, और इसका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। अब समझिएगा सर, अब बात आता है कि सर अवतल किसको कहेंगे और उत्तल किसको कहेंगे।
चलो भाई जरा अवतई का परिभाषा देखे थे हम लोग। देखो बाबू वो ये नहीं अभी, अवतई दर्पण देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। वैसा दर्पण, परावर्तक सतह किसको कहते हैं समझ में आ रहा है ना, जिससे लाइट परावर्तित होता है उसको परावर्तक सतह एक साइड होता है जो रंगा हुआ होता है, उसको कजाई किया गया भाग बोलते हैं, ठीक है। तो सर सीधा कलाई क्या था, उसको उल्टा ना परिवर्तित करता था। हाँ तो हम वही तो बोल रहे हैं कि सर इधर कजाई किया हुआ है तो ये हो गया परावर्तक सतह, इधर वाला। हाँ हाँ सर। अरे इधर कजाई किया हुआ भाग है तो इधर परावर्तक सतह, इधर कजाई किया है तो इधर परावर्तक सतह है ना। तो वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण इसको बोलते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। धंसा हुआ होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है, उसे अवतई दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतई दर्पण कहते हैं। समझना बातों को, उसे अवतई दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ही, जैसे देखो ये, इसको देखो, ये भाग है जो इसका रंगा हुआ है, ये भाग रंगा हुआ क्या, हाँ वजह की बात है। ये भाग इसका क्या है, उभरा हुआ है, सॉरी ये भाग है जो रंगा हुआ है और ये भाग है जो परावर्तक सतह है। यानी इसमें यदि प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा तो इस तरह से परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। यानी ये परावर्तक सतह, ये याइन क्या है हम याइन के बारे में बताएंगे, ठीक है। ऐसे भी हम ऐसे ही खींच दिए, तो ये याइन का हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण हो गया बाबू, अवतई दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया, अवतई दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है। बातें समझ में आ गया, ये क्यों पहले। उत्तई दर्पण किसको बोलते हैं, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे उत्तई दर्पण कहते हैं, उसे उत्तई दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तई दर्पण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल लीजिएगा, ये देखो, इसका हम लोग देखेंगे तो उभरा भीतरी भाग कजाई किया हुआ है और उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह है कि नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा उत्तई दर्पण हो गया, ठीक है, उत्तई दर्पण। हाँ ये अवतई का अपोजिट होता है, वो ये, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के विभिन्न भाग कौन कौन से भाग होते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य अवयव। वही उसमें कौन कौन से चीज रहते हैं गोलीय दर्पण में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चलो कोई भी एगो गोलीय दर्पण बनाइए, कोई जरूरी नहीं है कनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी, ठीक है। इसका बाहरी भाग कजाई कर दिए हम, मानियो ये अवतई बन गया, ठीक है। यहां पर ही कुछ ऐसा हो गया, सबका नाम बता रहे हैं, रुक जाओ एक सेकंड, देखो इसको F कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको C कहते हैं,
क्या है सब? ये जो याइन है ना, ये जो याइन जो देख रहे हो, गोये दर्पण तो ये है और ये हमारा है गोये दर्पण, ठीक है। यानी कौन सा दर्पण है? ये अपतयी दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अपतयी दर्पण, ठीक है सर, अपतयी दर्पण है। ये याइन को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या, हाँ इंग्लिश में हुआ प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस वही, इसी का इंग्लिश हुआ। पी को हम लोग पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। सब लिखवाएंगे था सा धीरे धीरे। पी को क्या बोलते हैं? पोल यानी कि ध्रुव बोलते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, फोकस जिसको F द्वारा सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र जिसको C द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं। स्मॉल f। इस स्मॉल f को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। ये ध्रुव और C के बीच के दूरी को, ध्रुव और C के बीच के दूरी को हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। R द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? R द्वारा। इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। हाँ, वक्रता त्रिज्या। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? R द्वारा। और इसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल f द्वारा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ गया बात है? चलिए ठीक है। क्या अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सब क्या क्या है, ठीक है, कौन क्या है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि सर ध्रुव किसको कहते हैं। किसके बारे में जानते हैं? ध्रुव किसको कहते हैं, ठीक। तो ध्रुव के बारे में जाना जाए, पहला पॉइंट हम लोग का ध्रुव। तो देखो ये हमारा परावर्तक सतह है, इतना बड़ा। परावर्तक सतह के मध्य भाग यानी बीच वाला भाग, इधरों से इतना छोड़ दो, इधरों से इतना छोड़ दो, तो बीच वाला भाग को, बीच वाले बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य भाग को यानी मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। समझ में आया बात? क्या चीज समझ में आया? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। हाँ, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं बाबू, ठीक। दूसरी बात करें कि सर वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र हम फोकस की परिभाषा सबसे लास्ट में देंगे, ठीक है। फोकस की परिभाषा हम सबसे लास्ट में देंगे। वक्रता केंद्र यानी C किसको कहते हैं समझना। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण है, ये किसी गोले का भाग है। इस नहीं, ये गोले का ही ना भाग है जी। इस गोला को कंप्लीट करें हम। देखो क्या यहां पर ही केंद्र नहीं आएगा और थोड़ा सा पीछे आएगा, थोड़ा सा गोला छोटा बना दिए हम। देखो ऐसे करके यहां पर ही C आ जाएगा, सेंटर, गोला का केंद्र।
तो गोलीय दर्पण जिस गोये का भाग होता है, जैसे देखो ये कोई गोलीय दर्पण है, यहां पर ही कोई सी सेंटर है, रुक जाओ पहले, ये कोई गोलीय दर्पण है, यहां पर ये सेंटर है, ठीक है। अब इसको हम बाय द वे यहां पर इसे ऐसे कट कर दिए, ठीक है। तो ये कट कर दिए तो ये वाला पोर्शन तो हट गया, ये वाला पोर्शन हट गया, और यही पॉइंट इसका सी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सी। समझ में आया? गोलीय दर्पण जिस गोये का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो क्वेश्चन। सर जो सी है, सी के इस साइड वाला जो उधर भी फोकस होगा सर? इधर जो फोकस, उसके हम चर्चा इधर हम बनाए हैं अभी, यस ना सर। तो इधर का कोई दर्पण होगा तो वजह कहानी हो जाएगा, है कि नहीं? समझ गया बात? तो गोलीय दर्पण जिस गोये का भाग होता है, देखो क्या जी इसको वक्रता केंद्र, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोये का भाग, गोलीय दर्पण जिस गोये का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोये का भाग होता है उसकी, गोलीय दर्पण जिस गोये का भाग होता है उसके केंद्र को लिखिएगा, उसके, सर लाइन नहीं रहता है, उसको केंद्र को ही उसका करना है। हाँ है, सर जो पॉइंट है उसको करना है। ये पॉइंट है ना भाई, इसी को तो वक्रता केंद्र कहते हैं हम लोग ना। केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है बोलो। अब हम लोग आते हैं कि सर वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता। हाँ मुड़ा हुआ भाई, कोई से मुड़ा हुआ कर्व जैसा रहता है उसको वक्रता कहते हैं। देखो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता, कोई दिक्कत है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या चीज द्वारा सूचित किया जाता है? आर द्वारा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये लाइन क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? बहुत सिंपल, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। नहीं अभी तक तो नहीं। वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान
अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या क्या कहते हैं बाबू? प्रधान अक्ष कहते हैं। ये बातें समझ में आ गया? इसको ये कीजिए, तब हम लोग एक लास्ट बचेगा हमारा फोकस किसको कहते हैं और फोकस दूरी किसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे। ये कीजिए, फोकस किसको कहते हैं समझिएगा, ठीक है? बोर्ड पर देखिएगा बाबू, फोकस किसको कहते हैं समझिएगा। जैसे कि ये हमारा एक दर्पण है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है। अब तो ये दर्पण, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये हमारा क्या है? ध्रुव है। ये हमारा क्या है? फोकस है। और ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? फोकस कहते किसको है? देखो, फोकस का बहुत सिंपल सा परिभाषा है। हमको पता नहीं है कि फोकस है कहाँ है, पता है? नहीं, चलो हमको पता नहीं है कि फोकस कहाँ है, ठीक है? हम क्या करते हैं कि पैरेलल रे ऑफ लाइट को भेजते हैं, पैरेलल यानी समानांतर किरण पुंज को भेजते हैं, समानांतर किरण पुंज। और वैसा किरण पुंज जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, ठीक है? मुख्य अक्ष के समानांतर। देखो, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर है कि नहीं है? जब ये दर्पण से परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होकर गुजरेगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से होकर गुजरेगा उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। यानी अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ये जो समानांतर आता है वो अनंत से आएगा। कहां से आएगा? अनंत से। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। क्या? हाँ, ये यदि इसके समानांतर आया ना तो फोकस से ही जाएगा। समझ में आया? अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें अनंत से, ऐसे बोलो, अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत है? मिलता है या कटता है, वही ना हुआ। यहाँ पर मिलता है वो या कटता है वही, यानी इसको क्या बोलते हैं? अब देखो, यही चीज बोल रहा था सर समतल में। बताओ, समतल में अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें कहीं पर कटवे नहीं करेगा। वो पैरेलल जाएगा तो पैरेलल लौट जाएगा ना, कहीं पर कटेगा तो उसका फोकस कहाँ होगा? अनंत होगा। समझ गए? अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर आती, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है? और एक चीज और याद रखिएगा कि सर फोकस दूरी किसको कहते हैं? तो फोकस और इसके बीच के दूरी को, ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, है ना? हाँ, मतलब फोकस यंत्र जिसको हम फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी इंग्लिश में फोकस यंत्र बोलते हैं जी, वही से बोला गया था। फोकस दूरी किसको भाई? तो ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
और इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस तो इंग्लिश में फोकस ही करता है। हाँ, तो यहां तक समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज याद रखिएगा, f जो होता है हमेशा r/2 के बराबर होता है। क्या होता है? r/2 के बराबर होता है। r जो होता है ना उसके आधा होता है। कोई दिक्कत तो वही है, समझ में आ गया। तो यहां से r बराबर, ये देखो इसको कैपिटल R भी हम लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r बराबर 2 × f बोल सकते, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, अरे सी तक के दूरी को बोलते थे ना यार जी, समझ गए। अच्छा एक चीज और, ये तो हम लोग देखें कि सर अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रहा है। यदि दर्पण ये वजह होता तब सर, ये तो अवतज है, ये उत्तज होता तब। देखो उत्तज में भी इसका एगो हम फिगर बना देते हैं, ठीक है। देखो उत्तज है, अब इसमें इधर होता है सब कुछ। अरे भाई वक्रता केंद्र किधर होगा ये बताओ? इधर होगा ना, घूमा जाए इधर की ओर था, यानी यहां हो जाएगा C, हो जाएगा कि नहीं? अब देखो इसमें तो प्रकाश की किरण बटाएगा इधर से, आएगा कि नहीं? और इधर से मुड़ जाएगा, इधर से मुड़ जाएगा, कोई दिक्कत है? इसका तो फोकस पर नहीं मिला, तो फिर वही आती हुई प्रतीत होती है। इसका बैक ड्रॉ करो, समझ गए? इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि इसका ये फोकस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस पॉइंट से प्रतिबिंब का अभी हम चर्चा ना करो, अभी हम तुमको ऑब्जेक्ट रखे हैं जो प्रतिबिंब बनाओगे। हम बस फोकस बताना चाह रहे हैं कि फोकस कहां, जहां से ये यदि कोई मुख्य अक्ष के समानांतर आता है और परावर्तन के बाद ये जहां से आता हुआ प्रतीत होता है, यानी जहां पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, वहां पर उसको क्या बोलते हैं बाबू? फोकस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? इसमें वास्तव में मिलता है और इसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है, कोई दिक्कत है? चलो, तो ये बात है आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या? हाँ, अच्छा एक चीज और यहां पर याद रखना, ये है जो लाइट को एक बिंदु पर आके जब मोड़ देता है, एक बिंदु पर आके सिकोड़ देता है, इसीलिए इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है। अच्छा हम इसके बारे में चर्चा हम करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी नहीं बता सकते, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको, फोकस दूरी वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ेंगे और कहां पर ये वस्तु रखते हैं, कैसे परावर्तन होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये रेगुलर क्लास आप लोग करते जाइए, पीछे का रिवीजन करते जाइए। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।